तो अब हम देखते हैं रिस्क रिडक्शन. फिजिकल रिस्क रिडक्शन ऑल्सो नोन एज लॉस प्रिवेंशन इज फ्रिक्वेंटली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल एनी रिस्क सिचुएशन. मतलब जो रिस्क रिडक्शन होता है उसमें हमें रिस्क को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि इस नाम से हमें पता चल रहा है रिस्क रिडक्शन, यानी रिस्क तो होगा बट उसको हमें रिड्यूस करना होगा. अब हम पहले क्या किए, रिस्क को अवॉइड किए. सेकेंड में क्या किया, जो रिस्क था उसको रिटेन करके हमने उसको कैसे हैंडल करना सीखा. अब हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे. फिजिकल रिस्क रिडक्शन ऑल्सो मीन्स लॉस प्रिवेंशन, यानी लॉस को प्रिवेंट करना. और ये एकदम इफेक्टिव लिखा है ना, मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल एनी रिस्क सिचुएशन. एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ पॉसिबल टू टेक प्रिकॉशंस टू लोअर द लाइकलीहुड ऑफ लॉस. ओके, मोस्ट केसेस में पॉसिबल हो जाता है कि हम उसको लाइकलीहुड लोअर कर सकें. ओके, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं रिस्क ट्रांसफ़र पे. ओके, तो पहले रिस्क ट्रांसफ़र समझते क्या होता है. क्या होता है ना, कुछ पॉसिबल लॉसेस जो होते हैं ना, हम उसको ना थर्ड पार्टी को असाइन कर सकते हैं. मतलब हमारा लॉस था बट हमने सामने वाली पार्टी को असाइन कर दिया फॉर सर्टेन फी, कि हाँ तुम इस रिस्क को हैंडल कर लो, ये अमाउंट हम आपको देंगे. तो ये हो जाएगा रिस्क ट्रांसफ़र कर देना. और ये मोस्टली इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस. हम इंश्योरेंस में क्या करते हैं, हमारा जो लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसको हैंडल करती है और हमसे एक प्रीमियम लेती है और वो दैट इज़ कॉल्ड एज फी फॉर रिस्क ट्रांसफरिंग. वो फ़ी हम पे कर देते हैं और हमारा पूरा लॉस ट्रांसफ़र करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. ओके, तो पढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ सर्टेन पॉसिबल लॉसेज आर बीइंग लीगली असाइन टू अनदर पार्टी. ठीक है, मतलब कुछ पॉसिबल लॉसेस जो है वो हम लीगली एकदम, मतलब ये लीगल वे, इट इज़ लीगल वे. ये कोई आप लाइक ऐसे किसी को हाइड करके नहीं कर रहे होते हैं, ये लीगल है. लीगली असाइन टू अनदर पार्टी एज इट डील्स विद रिस्क दैट मे बी ट्रांसफर्ड टू अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेशन इन अब्जॉर्बिंग देम फॉर अ फी. एज इट डील्स विद रिस्क दैट मे बी ट्रांसफर्ड टू अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन अब्जॉर्बिंग देम फॉर अ फी. ठीक है, जो ऐसे हम कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज को दे देते हैं, ऐसी कंपनीज को हम दे देते हैं जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उनको अब्जॉर्ब करने में फॉर अ फी, फॉर सर्टेन फी. रिस्क इंश्योरेंस इज टू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजीशन. तो इसमें रिस्क इंश्योरेंस आ जाता है, एकदम सिग्निफिकेंट पोजीशन ले लेता है. ओके, टिपिकली देयर आर 3 मेन वेज टू ट्रांसफर लॉसेस: बाय टॉट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस, बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. मेन मेथड ऑफ दिस ट्रांसफर इज इंश्योरेंस. तो बोला ना, मेन मेथड तो हमेशा इंश्योरेंस ही होता है, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में. ओके ओके, तो मूव ऑन करते हैं हम. मूव ऑन टू रिस्क मिटिगेशन पे. सो अब रिस्क मिटिगेशन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि रिस्क मिटिगेट करना है रिस्क को. ओके, तो रिस्क मिटिगेशन इज़ ऑफ कोर्स, मतलब रिस्क को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, रिस्क को कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, उसके इम्पैक्ट को कैसे हम कम करेंगे. ओके, इट इज़ अ लिटिल बिट सिमिलर टू रिस्क हैंडलिंग ऑफ रिस्क. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, taking action to lessen negative impact is referred to as risk mitigation, and the practice of reducing or eliminating unacceptable risk associated with an organization activities is known as risk mitigation. इतना आप कर रहे तो इतना चल जाएगा. Taking action to lessen negative impacts is referred to as risk mitigation. Okay, action लेना to lessen negative impacts is referred to as risk mitigation. What is, as I said, practice of reducing or eliminating unacceptable risk associated with an organization activities. Okay, मतलब practice करना of course to reduce and eliminate unacceptable risk associated with organizational activities is known as risk mitigation. Okay, अब इतना भी कर लेते चल जाएगा. हम ट्रांसफ़र रिस्क देखते हैं क्या है. Once the risk have been identified and assessed, the strategies to manage the risk fall into one or more of the following categories. ठीक है, मतलब जैसे हमें रिस्क आइडेंटिफाई हो जा रहा है वैसे हम लोग रिस्क को मैनेज करने की जो वेज है वो ये चारों तरीके, ये 6 आई थिंक 6 या 7 वेज दिए हुए टू हैंडल द रिस्क मिटिगेशन की टेक्निक्स. ओके,
फर्स्ट है रिस्क ट्रांसफ़र। ये 4 आपको स्टार्टिंग के पॉइंट सिमिलर मिल जाएंगे हैंडलिंग ऑफ रिस्क से, ठीक है। था ना वहाँ पे ट्रांसफ़र रिस्क, रिस्क रिटेंशन, रिड्यूस रिस्क, अवॉइड रिस्क, ये 4 पॉइंट सेम हो गए हमारे। और कंबाइंड रिस्क, शेयरिंग रिस्क और हेजिंग रिस्क ये अलग से हमें इसमें पढ़ना होगा बस। तो रिस्क ट्रांसफ़र रिस्क इसमें क्या हुआ है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नहीं तो अगर सिमिलर होगा और आपको नहीं याद आता है, दो कन्फ्यूजन होता है, तो आप ऊपर वाला लिख सकते हो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी था कंपेरेटिवली। और एक बार आप एक पढ़ लेते तो रिपीट मोड पे नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ने में, राइट, ठीक है। तब भी फिर भी हम इसको समझ के लेंगे, ओके। Execution is typically fought with hazards in project assignment or diverse exercises. When working together, various agencies make sure to transfer risk in their respective fields to another agency that is more suited to handle them for a fee. Execution is typically fought with hazards in project assignment or diverse exercises. When working together, various agencies make sure to transfer risk in their respective fields to another agency that is more suited to handle them for a fee, ठीक है। तो when working together, various agencies make sure to transfer risk in their respective fields. कंपनीज क्या करती है ना, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देती है टू रिस्पेक्टिव फील्ड्स टू अनदर एजेंसी दैट इज़ मोर सूटेड टू हैंडल देम फॉर अ फी। वो सेम, ओके, सेम विच वी अंडरस्टैंड लाइक अर्लियर इन अर्लियर पॉइंट्स। जो था ना रिस्क ट्रांसफ़र वो सेम है, ये वो सेम है ये, ओके। तो इसमें क्या लिखा है कि सेम वही जो हम अनदर एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर अ फी, ओके। दिस इज़ वेयर द आइडिया ऑफ कोर कंपिटेंस कम्स इनटू प्ले, कि आप उस एक रिस्क के जिसमें आपकी कंपनी को बिल्कुल भी कंपिटेंस नहीं है, उसमें आपकी कंपनी को उसकी स्ट्रैटेजीज नहीं पता है कि उस रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है, ओके। और भी रिसोर्सेज नहीं है उस रिस्क को हैंडल करने के लिए। तो आप क्या करोगे, जिस कंपनी का उस फील्ड में कोर कंपिटेंस है उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, उसको फी पे कर दोगे जो वो चार्ज कर रही है, ठीक है। And anytime a certain agency, person or corporation discovers that it is dealing in a field that lacks core competence to handle voices, okay, कि जिसमें उसको पता चल गया किसी कंपनी को, पर्सन को, कि वो लैक करता है उस पर्टिकुलर फील्ड में कोर कंपिटेंस, तो क्या करेगा, it seeks the assistance of another agency that has particular core competence to transfer its own risk, okay, that has the particular core competence to transfer its own risk. तो असिस्टेंस लेगा वो अनदर एजेंसी का, किसी और एजेंसी का, ओके। रिस्क रिटेंशन क्या होता है, वही सेम जो हमने ऊपर सीखा था। रिटेनिंग द रिस्क इज व्हाट इट इज एक्सेप्टिंग अ लॉस एज इट हैपेंस इन डूइंग सो। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस includes true self-insurance for tiny risk where the cost of insurance would outweigh the overall loss incurred over time. Risk retention is a practical strategy, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, रिस्क रिटेंशन, कि हम रिस्क को रिटेन कर लेंगे क्योंकि इसका इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है कि हम उस रिस्क के लिए पर्टिकुलर कि हम सोचते हैं कि हम उसे खुद ही हैंडल कर लेंगे, बिकॉज रिस्क का जो रिस्क है उससे ज़्यादा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम है टू हैंडल रिड्यूस रिस्क। वापस जो ऊपर था रिड्यूस फिजिकल रिस्क, वो वाला पॉइंट है ये सेम। There will be a much higher number of risk in this category. The goal of treatment is more likely to control the risk to a tolerable level than to completely eliminate it, ठीक है। तो वही फिर से कि रिस्क तो है बट उसको वापस से रिड्यूस करना है, क्योंकि कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको रिड्यूस करके ऐसे लेवल पे लाएंगे ताकि हम उसको टॉलरेट कर सकें। सिंपल, एकदम सिंपल है ये। चारों पॉइंट एक्चुअली सिंपल ही है कि उसको इसको रिड्यूस करके रिस्क को उस लेवल पे लाना ताकि उसको टॉलरेट कर सके, क्योंकि कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंटरनल कंट्रोल्स आर इनिशिएटिव्स टेकन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इंटेंडेड टू लिमिट रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल, ओके। इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं आर इनिशिएटिव दैट टेकन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इंटेंडेड टू लिमिट द रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल्स इवन दो देयर कंसिक्वेंसेज मे फेल्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स यूज़ किया जाता है ताकि रिड्यूस हो सके रिस्क, क्योंकि एक एग्जांपल है, आप इसको एलिमिनेटेड तक भी करते हो फॉर एग्जाम ना, तो हो चल जाएगा एलिमिनेटेड तक, ओके।
ओके, आप एलिमिनेट इट तक करते तो भी चल जाएगा। अवॉइड रिस्क, वही रिस्क अवॉइडेंस जो पढ़ा था हमने ऊपर। द एक्सपोजर टू लॉस ड्यू टू सर्टेन रिस्क इज entirely eliminated as a result of this strategy. It can be proven, okay, it can be proven by refraining from taking on the dangerous endeavor or ceasing an activity to prevent risk. ओके, तो हम समझते हैं कि अवॉइड रिस्क में इसमें क्या दिया हुआ है। एक्सपोजर टू लॉस ड्यू टू सर्टेन रिस्क इज एंटायरली एलिमिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। अवॉइड रिस्क, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेम वही कि अपन इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, हम लेंगे ही नहीं रिस्क। इट कैन बी प्रूवन बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग ऑन द डेंजरस इंडिविजुअल और सीजिंग एन एक्टिविटी टू प्रिवेंट रिस्क। हम एक्टिविटी जो भी हम करने हैं तो उसको सीज कर लेंगे, डेंजरस इवेंट है तो उससे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें उससे बचते रहेंगे ताकि प्रिवेंट हो सके रिस्क, और इंटायरली अवॉइड कर देंगे रिस्क। ठीक है, दिस इज़, ये इतना ही दिया है इस पॉइंट में। आप प्रिवेंट रिस्क तक लिखोगे ना तो चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। Combined risk when a company is exposed to 2 or 3 dangers, they work together to lower overall risk. ठीक है, जब कंपनी कोई 2-3 डेंजर से एक साथ एक्सपोज हो गई होगी तो कंपनी को कैसे काम करना पड़ता है, टूगेदर, कंपनी को एक साथ उस पर वर्क करना पड़ता है ताकि वो पूरा जो रिस्क है, ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो सके। दिस टैक्टिक वर्क्स बेस्ट व्हेन डीलिंग विद फाइनेंशियल रिस्क टू लोअर रिस्क। वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स आर कंबाइंड इनटू वन पोर्टफोलियो। ठीक है, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल रिस्क कोई होता है तो हमने बहुत सारे जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, उसको कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बना देते हैं। तो हम इससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि हमने कंबाइन किया हमारा, ठीक है, रिस्क जो था, जिस वजह से रिस्क आ रहा था उसको ही हमने एक पूरा बना लेते हैं हम ऐसा। अगर वो शेयर सिक्योरिटी रिलेटेड तो एक पोर्टफोलियो बना लिया, और कोई चीज़ होगी तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। कंबाइन रिस्क को कंबाइन रिस्क से हमें रिस्क को हटाने के लिए हमें काम भी वैसे ही करना पड़ता है, जैसे इसमें लिखा है दे वर्क टुगेदर टू लोअर ओवरऑल रिस्क। ओके, sharing risk. Insurance is a method of sharing risk for consideration. For example, by paying insurance premium, the company shares the risk with companies and the insurance companies themselves share their risk by doing a reinsurance. ठीक है, वही वो जो ऊपर रिस्क ट्रांसफ़र दिया था थोड़ा सा उससे ही ये रिलेटेड कंसेप्ट है कि इंश्योरेंस इज़ अ मेथड ऑफ शेयरिंग रिस्क फॉर कंसिडरेशन। जब आप रिस्क को शेयर करते हो फॉर विद द अदर कंपनी जो इसमें स्पेशलाइज्ड होती है, फॉर कंसिडरेशन फॉर अ फी। ठीक है, हेजिंग रिस्क पे आते हैं हम। और कंबाइंड रिस्क में आप कहाँ तक लिखोगे, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। शेयरिंग रिस्क में भी पूरा, क्योंकि जस्ट 2 लाइन्स जो दी हुई है फॉर एक्सप्लेनेशन, और हेजिंग रिस्क भी आपको पूरा ही लिखना होगा। हम लोग देखते हैं। ओके, तो हेजिंग रिस्क होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिस्क। तो मतलब रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। ठीक है, exposure of funds to fluctuations in foreign exchange rates, price etc. bring about financial risk resulting in losses or gain. The downside risk is often taken care. ठीक है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, तो उन सबसे बचने के लिए हेजिंग की जाती है। हेजिंग इज़ अ टाइप इट्स अ वे फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट रिस्क। हेजिंग वो हो जाता है जिससे हम रिस्क जो भी रिस्क है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है। और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। फ्रॉड इज़ अ डेलिब्रेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन विद इंटेंशन ऑफ गेनिंग समथिंग। फ्रॉड कैन लूजली बी डिफाइंड एज एनी बिहेवियर बाय विच वन पर्सन इंटेंड्स टू गेन अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज ओवर अनदर। ठीक है, आप यहाँ तक लिखोगे ना तो चल जाएगा, अनदर तक। इसमें लिखा गया वो देख लेते हैं। फ्रॉड इज़ अ डेलिब्रेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन विद इंटेंशन ऑफ गेनिंग समथिंग्स। एक ऐसा डेलिब्रेट एक्शन होता है जिससे हम अनदर पर्सन को क्या करते हैं, दूसरे इंसान को क्या करते हैं, डिसीव करते हैं ताकि हमें कुछ गेन हो सके, हमारा कुछ एडवांटेज हो सके, हमें कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, फ्रॉड का सिंपल सा मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे।
Fraud can loosely be defined as any behavior by which one person intends to gain a disadvantage over another. ठीक है, एक इंसान को फ्रॉड करते हैं तो क्या होता है, डिसऑनेस्ट एडवांटेज मिलता है. ओके, एक एनी बिहेवियर बाय विच वन पर्सन इंटेंड्स टू गेन डिसएडवांटेज ओवर अनदर. फ्रॉड एक ऐसा मीन्स ऐसा रिस्क है जिस ऑफकोर्स एक डिसऑनेस्ट एडवांटेज मिल जाता है दूसरे इंसान को जो फ्रॉड कर रहा होता है. एकदम सिंपल सी मीनिंग दी हुई यहाँ पे, आप इतना भी कर लेते तो चल जाता. फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. Modern advancement in technology provide fraudsters a variety of chances nowadays. Even though technological advancements might facilitate fraud risk management for businesses, it is a fact that these advancements also provide opportunity for con artists. ओके, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट आगे प्रोसेस पे आ जाते हैं. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में. तो आइडेंटिफाइंग रिस्क, फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क पढ़ते हैं अभी हम, क्या लिखा है इसमें. और इसका प्रोसेस में 5 पॉइंट दिए हुए. आइडेंटिफाई रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको असेस करना, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना. रिस्पॉन्ड कर लिया, आप फाइनली उसको मॉनिटर करते रहना और उस पर रिपोर्ट करते रहना. ओके, तो आइडेंटिफाइंग रिस्क. फॉर अ कॉर्पोरेशन टू इफेक्टिवली मैनेज इट्स फ्रॉड रिस्क, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू आइडेंटिफाई रिस्क. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन विच वर्कर एंड डिपार्टमेंट आर मोस्ट लाइकली टू प्रिपेयर इट फ्रॉड एंड what strategies they might take. ठीक है, फॉर अ कॉर्पोरेशन टू इफेक्टिवली मैनेज इट्स फ्रॉड रिस्क, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू आइडेंटिफाई रिस्क. ऑफकोर्स आपको रिस्क को मैनेज करना है, फ्रॉड रिस्क को, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन विच वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट आर मोस्ट लाइकली टू प्रिपेयर फ्रॉड एंड व्हाट स्ट्रेटजीज दे माइट टेक. कौन से आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा. आइडेंटिफाई के प्रोसेस में क्या करना होगा आपको, आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कौन से वर्कर्स और डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्रॉड कर सकते हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करेंगे, ये भी डिटरमाइन आप करोगे. आप यहाँ तक लिखते हो तो चल जाएगा. फॉर एग्जाम टेक तक, पर हम आगे का भी रीड कर लेते हैं. रिस्क आइडेंटिफिकेशन कॉल्स फॉर एम्प्लॉय ब्रेन स्ट्रोमिंग. ये जो मैंने आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ तक लिख सकते हो, ये इट्स माई सजेशन एंड इट्स अप टू यू. इट्स जस्ट माई सजेशन टू यू, एंड आप अपने हिसाब से जितना आपको जमता है, आपको सही लगता है, आप उतना भी लिख सकते हो. ये तो मेरा सिर्फ सजेशन है आपके लिए, तो आप अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हो. आपको जितना लगता है कि आपको इतना लिखना है, ठीक है. कम तो मत करना, आप ज़्यादा कर सकते हो जितना मैंने बोला है उससे. रिस्क आइडेंटिफिकेशन कॉल्स फॉर एम्प्लॉय ब्रेन स्टॉर्मिंग. Prioritizing the risk comes next after risk identification. Prioritizing risk is crucial when there isn't enough time or money to mitigate the effects of current risk. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क कम्स नेक्स्ट आफ्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. ऑफकोर्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप प्रायोरिटाइज करते हो कौन से रिस्क जो रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेंजरस है. प्रायोरिटाइजिंग रिस्क इज़ क्रूशियल व्हेन देयर इजंट इनफ टाइम और मनी टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ करंट रिस्क. प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास इनफ टाइम और मनी नहीं होता है टू मिटिगेट दोस करंट रिस्क. ठीक है, as a result business tackle hazard that require prompt attention and stop losses. ठीक है, अब मोस्टली आप टेक तक लिख दो, चल जाएगा. असेसिंग रिस्क बेस्ड ऑन सेवरल एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स एंड डेवलप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व देम. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स यानी असेस करना है, असेस रिस्क लिखा है, असेसिंग रिस्क, रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स एंड डेवलप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व देम. ऑल्दो दिस इज अ गुड एंड लेजिटिमेट टेक्निक टू हैंडल प्रॉब्लम, बिजनेस नीड टू गो अबाव एंड अबाव. ठीक है, दे शुड स्टार्ट बाय अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ हज़ार्ड्स. द रूट कॉजेज ऑफ द रिस्क शुड बी एड्रेस्ड. दे शुड ऑल्सो कंसिडर हाउ रिस्क माइट इम्पैक्ट द कंपनी.
आप अबाउ एंड अबाउ तक लिख लोगे तो चल जाएगा। तो इसमें दिया क्या हुआ है वैसे कि आपको पहले रिकॉग्नाइज करनी होती है प्रॉब्लम और एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बना लेना होता है, यू नो, व्हेन यू असेस रिस्क। एंड दिस इज इसमें एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है, दे शुड स्टार्ट बाय अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ हैजर्ड। तो असेस कर रहे हो ना रिस्क, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लोगे कि कॉजेज़ क्या है हैजर्ड्स के। रूट कॉजेज ऑफ द रिस्क शुड बी एड्रेस करना होगा आपको रूट कॉजेज़ को, ठीक है। दिस इज ऑल इन असेसिंग रिस्क। आप अबाउ एंड अबाउ तक लिख लोगे तो चल जाएगा। रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क में क्या है, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिस्क कंपनी शुड टेक द बेस्ट एक्शन दे कैन, ठीक है। अपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, इवेल्युएट भी कर लिया, रिस्क को आप करोगे रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, ठीक है। तो बेस्ट एक्शन लेना होगा कंपनीज को टू डील विद देम। दे मस्ट डेवलप रिस्क मिटिगेशन प्लान्स एंड चूज हु विल बी इन चार्ज ऑफ कैरिंग देम आउट, ठीक है। यहाँ तक लिख लोगे चल जाएगा। और आपको अभी रिस्पॉन्ड करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना होगा और चूज़ करना होगा कि कौन वो सारे प्लान्स को कैरी आउट करता है, ठीक है। रिस्क आगे का रेट भी कर लेते हैं, बट मैं आपको रेट पूरा करके बताऊंगी, समझाऊंगी पूरा, बट आपको कहाँ तक लिखना है ये भी सजेस्ट करके मैं आपको दे रही हूँ। एडिशनली दे शुड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू स्टॉप द रिस्क फ्रॉम हैपनिंग अगेन, ठीक है। वो सारे स्टेप्स आप ले लो ताकि जो रिस्क हो चुका है वो वापस रिपीट ना हो, ठीक है। जो रिस्क था वो वापस वही रिस्क ना आए, ऐसे स्टेप्स आप पहले ही ले लो। एडिशनली बिजनेस शुड कंसीडर व्हाट टू डू एंड प्रिवेंट दैट सेम रिस्क रिकर इन द फ्यूचर। और कंपनी को पहले से सोच के रख लेना चाहिए कि क्या करेंगे अगर सेम रिस्क फ्यूचर में वापस आता है तो। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग रिस्क, the process of managing fraud risk is ongoing. Risk assessment therefore never carried out to be able to adjust simply and swiftly to changing situation and environment. Business need to continuously monitor and analyze their fraud risk management, ठीक है। एकदम सिंपल पॉइंट है कि मैनेज करना है फ्रॉड रिस्क को, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक बार का नहीं है। फ्रॉड रिस्क चलता ही रहता है, चलता ही। फ्रॉड मतलब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि ये फ्रॉड होगा, नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। इसलिए आप कंटिन्यूसली फ्रॉड रिस्क को मैनेज करते हो, उस प्रोसेस को प्रॉपरली मॉनिटर करते ही रहते हो। रिस्क असेसमेंट इज़ देयरफॉर नेवर कैरिड आउट। ये कैरिड आउट कभी होता नहीं है कि इस बार कर लिया बस ख़त्म, ये होता ही रहेगा। इसलिए सिंपली एडजस्ट करने के लिए स्विफ्टली टू द चेंजिंग सिचुएशंस आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा, एनालाइज करना होगा अपनी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिपोर्टिंग रिस्क, कंपनीज कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन and receiving questionable findings by adopting an effective risk management strategy. Companies can reduce the risk of losing important information and receiving questionable findings by adopting an effective fraud risk management strategy. When reporting concerns, one should act objectively. आप इसमें पूरा ही लिख लेना। When reporting concerns, one should act objectively, take concrete steps and offer advice on how to reduce the likelihood of fraud. जब आप रिपोर्ट कर रहे होगे रिस्क, तो आपको एकदम ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, एकदम ऑब्जेक्टिवली कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने हैं रिपोर्टिंग के टाइम। और ऑफर एडवाइस ऑन हाउ टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड। आपको जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको उसमें एक्सप्लेन कर दो कि हाँ ये स्टेप्स आपको लेने हैं फॉर रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड।